हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्रकला के बारे में और विज्ञान और तकनीक के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग 2-3 टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं और इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 आज की क्लास में ख़त्म हो जाने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग को बताए थे कि पिछले क्लास में हम लोग मूर्ति कला के बारे में देखें, हम लोग वास्तुकला के बारे में देखें। तो बहुत से चीज़ है जो हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे। जैसे कि एक फिगर था जो जिसमें विष्णु भगवान का फिगर था और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थी और कमल के फूल से देवताएं की चित्रें बाहर निकल रही थी। और उसमें ही हम लोग ये जानकारी भी लिए कि वहाँ पे शिव और इंद्र भगवान का भी फिगर है। और ये मयूर में जो हमारे ये हैं गणेश भगवान के जो भाई थे कार्तिकेय उनका फिगर भी उसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। और हम लोग ये भी देखे थे कि जो कृष्ण भगवान है जो गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपनी उंगली पर और सारे वृंदावन के जितने भी वासियों थे उनके अंदर ये किए थे, उनके समीप जो अंदर छुपाए थे उनके बारे में हम लोग भी देखे हैं कि कैसे छुपाए थे। तो वो फिगर में दर्शाया गया था। तो उस फिगर का चित्रकला मूर्तिकला के बारे में हम लोग पढ़े थे। सॉरी, चित्रकला को हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, मूर्तिकला को हम लोग पढ़ें और वास्तुकला को भी हम लोग कवर किए थे। तो आज की क्लास में चित्रकला है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पर डाउट फंस रहा हो, कहीं पर ये डाउट समझ में नहीं आ रहा हो, तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके पूछ ले दीजिएगा, या फिर मेरे को कमेंट ये इंस्टाग्राम को फॉलो करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी जाकर मेरे से फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चित्रकला। इस काल के चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाएं में मिले भित्ति है। तो चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण यानी अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो अजंता की गुफाओं में भित्ति मिली है उसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें 3 तरह के चित्रों का प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको ये करने के लिए, सजाने के लिए वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए जो अप्सराओं और गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। किसमें? तो ये चित्रकला में किया जाता था, जो गुफा अजंता की गुफाएं हैं। बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्रण तृतीय जातक कथाओं में वर्णित दृश्य है। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। तो जो अजंता के चित्र है उसमें रंगों का बहुत ज़्यादा सुंदर मिश्रण है। रंगों का जैसे होता है ना कि कलरफुल, तो मिश्रण उसमें किया गया है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ थे अंधे तपस्वी माता पिता मरणासन्न राजकुमारी ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि। तो इस फिगर में क्या है कि इस फिगर में जो अंधे तपस्वी राजा हैं, मतलब अंधे माता पिता जो हैं, और मरणासन्न राजकुमारी का जो ज्ञान प्राप्ति की थी उसके बारे में यशोधरा और राहुल के मिलन को जो हुआ था वो इस फिगर में बताया गया है। तो इस फिगर में क्या क्या बताया गया है? अंधे माँ बाप जो हैं, अंधे तपस्वी जो हैं, माता पिता, और मरणासन्न राजकुमारी का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था उसके बारे में, और यशोधरा और राहुल का मिलन के बारे में इस फिगर में बताया गया है। तो बुद्ध की प्रतिमा एवं चित्रकारी के दृश्य, तो ये बुद्ध की प्रतिमा है और उसका चित्रकारी किया गया है। ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि मरणासन्न राजकुमारी का अजंता में गुफा, जो अजंता की गुफा है वहाँ पे मरणासन्न जो राजकुमारी हैं जो अपना ज्ञान प्राप्त की थी, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, उनके बारे में उनका फिगर यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो ये है मरणासन्न राजकुमारी। ठीक है, तो क्लास को आगे करते हैं।
अजंता की चित्रकारी में जहाँ धार्मिक दृश्य की प्रधानता है, वहीं बाध की गुफाओं में सांस्कृतिक लैंगिक विश्व का चित्रण है। इन चित्रों से उस समय की वेशभूषा के सजा और अलंकरण सजावट सामग्री की जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर, जैसे नृत्य, गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़ और शोकाकुल युवती आदि की है। इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया। तो ये जो जितने भी चित्र हैं उसको किस में बनाया गया? राजकीय संरक्षण में बनाया गया। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो जिनके द्वारा ये फिगर बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, उनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इन्हें बनाने में काफ़ी धन की खर्च किए गए होंगे। उपयुक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई है, जिसे आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। बिल्कुल पिछले अध्याय में हम लोग चित्र के मतलब जो सिक्का था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और उस पर जो फिगर बनाया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो जो भी बच्चे हैं वो पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पिछले क्लास को देख कर आइएगा, आपको तो ही चीज़ समझ में आएगी। आप 6 क्लास का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन वही आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो पिछला वीडियो जो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है, तो वो चीज़ देखकर फिर यहाँ पर आकर पढ़िएगा तो देखिएगा तो इसको भी समझ में आ जाएगा। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त वीणावादक एवं ब्रयाद पराक्रमक के रूप में दिखाया गया है। तो ब्रयाद पराक्रमक जो रूप होता है उसके रूप में दिखाया गया है। उस समय के मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ हैं उन पर भी देवी देवताओं के चित्रों का बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है। तो मतलब कि पहले का जो जैसे कि मंदिर होती थी उसका जो दरवाज़ा होता था उस पर भी दो स्तंभ पे देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता था। लेकिन जो मतलब दरवाज़ा होता था उसमें जो देवी देवता के चित्र बनाया जाता था उसको भी बहुत अच्छा से उत्कर्षित किया जाता था, मतलब दिखाया जाता था कि यहाँ पे ये देवी देवता का चित्र है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक है जो विज्ञान एवं तकनीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 4वीं से 7वीं सदी के बीच विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस समय आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कर प्रथम एवं ब्रह्मगुप्त जैसे गणित और ज्योतिषी विधा के विद्वान आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य का संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। तो जो आर्यभट्ट थे, जैसे कि आपको पता होगा कि शून्य का जो खोज हुआ था वो आर्यभट्ट ने किए थे। तो आर्यभट्ट एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य का जो जीरो है उसका संख्या के रूप में प्रयोग किए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किए थे। ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। तो आपको जो आर्यभट्ट थे वो ये भी बताए थे कि पृथ्वी क्या है, गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। इसका छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ग्रहण लगता है। बिल्कुल हम लोग पढ़े भी, ज्योग्राफी में पढ़े थे कि जब इसका छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण लगता है। और आपको डिटेल में जानना होगा कि चंद्रमा पर ग्रहण क्यों लगता है और कैसे लगता है, वो किस लिए मतलब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तो पता चलता है कि ग्रहण लगा है। तो आप इसका वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, वहाँ पे जाकर आप देखिएगा। ज्योग्राफी का हम लोग जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसमें आप देखिएगा, चंद्रमा का जो क्लास 6 का है उसमें चंद्रमा टॉपिक आया था, उसमें हम कवर किए हैं कि कौन सा मतलब किस वजह से चंद्रमा पर ग्रहण लगता है और क्या रीज़न रहा होगा चंद्रमा पर ग्रहण लगने का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी के बुक में पढ़े हैं, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप जाकर वहाँ पर चैनल पर जाइएगा और चैनल पर पूरा जितना वीडियो है उस पर देखिएगा, ज्योग्राफी का वीडियो चेक कीजिएगा, उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। तो ठीक है। इनकी रचना आर्यभट्टीय
है, मतलब ये जो रचना किया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो रचना है वो आर्यभट्टीय है। इनकी कर्म भूमि बिहार में पटना के नज़दीकी तारगाना मसौडी नामक स्थान पर थी। तो जो आर्यभट्ट थे उनका जो जन्मभूमि था, जिसे कह सकते हैं कि वहाँ जो जन्म लिए थे वो तारगाना, तो तारेगाना होता है उस जगह नाम, गांव का नाम था इनका, जो यहाँ पे ये जन्म लिए थे पटना के नज़दीक में था वो गांव, जिसका नाम तारगाना था। तो किसका, कौन जन्म लिया था? आर्यभट्ट, इनका जन्म स्थान है। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सा के धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो ये किसके दरबार में थे? विद्वान और चिकित्सा के जो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इस काल में मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा, केमिस्ट्री और जो धातु मेटल होता था उसके जानकार थे। कौन? नागार्जुन। सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपयोग बताया। तो जो नागार्जुन थे वो केमिस्ट्री और धातु जैसे कि मेटल होता था उसका वो जानकार थे, जैसे कि उसके बारे में वो जानते थे, जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, इसके प्रयोग से मतलब जानते थे इन लोग के बारे में। तो उसका प्रयोग से इन्होंने रोगों का, जो रोग होता था, कोई रोग हो जाता था, उसका इलाज का उपाय बताए थे। कौन? नागार्जुन। इस काल में धातु संबंधित ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई। इस तकनीक के विकास में शिल्प समुदाय का रहा सराहनीय योगदान था। जैसे कि हमने अध्याय 12 में देखा कि धातु कला का मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है। इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ है कि आज तक यह जंग से सुरक्षित है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। बिल्कुल हम लोग नहीं जानते हैं कि पहले के जो लोग थे वो धातु विज्ञान को इतना ज़्यादा डेवलप्ड कैसे किए हैं। भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा, बुद्ध की जो 7.5 फीट की प्रतिमा प्राप्त हुआ था भागलपुर से, जो बिहार में है, हुआ था, भी धातु विज्ञान उत्तम नमूना है। तो वो भी एक उत्तम नमूना है, लगभग 1 टन की है। तो कितना टन की है? 1 टन की। धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों का निर्माण में भी देखने को मिलता है। इस काल के स्वर्ण सिक्कों का मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन धातु कला का ज्ञान हमें उस समय के आभूषण से भी मिलते हैं। तो जो तत्कालीन धातु कला का ज्ञान है उसका मतलब जो नॉलेज है हम लोग का पहले का आभूषण के हिसाब से भी, उस समय का हिसाब से मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास हम लोग का आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 14 चैप्टर है जो हमारा इतिहासकार है, तो उसके थोड़ा सा मतलब उसमें ये नहीं है बस हमारे इतिहासकार है, तो हमारे इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, बोल सकते हैं 14 है, लास्ट ही भी, तो हम लोग पढ़ेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर करेंगे। और 7th क्लास का जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद से जितना भी बचा हुआ है हम लोग उस चीज़ को कवर करेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग 7th क्लास का फिर से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल को हमेशा सबके पास प्लीज़ सबके साथ ये वीडियो को, चैनल को जो भी है शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम फाड़ दीजिए शेयर करने के लिए, पूरा चैनल को ये कर दीजिए, शेयर कीजिए। और सबको इस क्लास के बारे में बताइए कि यहाँ पर 6 से 12 तक पढ़ाया जाता है। क्लास 6 से 12 तक NCERT बुक को पढ़ाया जाता है, साथ में नोट्स को टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट, आपको जो भी आपको जहाँ फंसेगा आप पूछ सकते हैं। और टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स से भी पढ़ाया जाता है और DPP क्वेश्चन कराया जाता है। यहाँ CGL, SC, HSL, जो भी MTS, जितने भी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आता है, उस पॉलिटिकल साइंस, वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ये करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जो भी करें तो अपने हिसाब से कर देना प्लीज़। और लेकिन शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो क्लास को स्टार्ट कर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। अगर आपको कहीं फंसे तो आप मेरे से पूछते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हर हर महादेव। बाय बाय।